हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करेंगे जो 4 जनवरी 2022 को हुआ था। ठीक है, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे और अगले वीडियो में आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे। आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको आप डिस्कस कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50 से 60% क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अधिकांश क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो देखिए, एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगली से दबाना, किताब के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना, इसमें से कौन सा स्थूल कौशल का एक उदाहरण है। ठीक है, तो गतिक कौशल जो होता है, गतिक कौशल 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल कौशल, एक सूक्ष्म कौशल। ठीक है, सूक्ष्म कौशल में छोटे मांसपेशियों का विकास होता है और स्थूल कौशल में बड़े मांसपेशियों का विकास होता है। छोटे मांसपेशियां मतलब अंगुलियां, हमारे हाथ की जो अंगुलियां हैं उनका विकास होना। बड़ी मांसपेशियों में हमारे पैर के और हाथ के मांसपेशियों का विकास होना। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। एक पैर पर संतुलन करना, एक पैर पर संतुलन करना, यहाँ पे बड़ी मांसपेशियां का विकास हो रहा है, तो ऑप्शन यही सही होगा। एक मटर को उंगली से दबाना, यहाँ पे एक उंगली से दबाया जा रहा है, तो यहाँ पे छोटे मांसपेशियों का विकास हो रहा है, तो ये सूक्ष्म कौशल हो जाएगा। ठीक है, किताब के पन्ने पलटना, जब हम किताब के पन्ने पलटते हैं तो अपने फिंगर से ही पलटते हैं ना, तो यहाँ पे छोटे मांसपेशियों का विकास होता है, ये भी सूक्ष्म कौशल में आएगा। पेंसिल पकड़ना, हम पेंसिल को पकड़ते हैं तो फिंगर से पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी सूक्ष्म कौशल का विकास हो रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है, किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा है, या केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, न तो वंशानुगत और न ही पर्यावरण कारक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है विकासात्मक परिवर्तन का। ठीक है, तो विकासात्मक परिवर्तन में आनुवंशिक और पर्यावरण परिस्थितियां दोनों समाहित होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसमें केवल आनुवंशिक ढांचा नहीं होता है, केवल सामाजिक सांस्कृतिक नहीं होता है। ठीक है, ये तो गलत ही होगा। तो इसमें आनुवंशिक हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल स्थितियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, 2 से 6 वर्ष के बच्चों की अवधि को क्या कहते हैं। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोरावस्था होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष तक चलता है और मध्य बचपन 6 से 12 चलता है और किशोरावस्था 12 से 18 चलता है। तो 2 से 6 वर्ष की जो अवधि होती है वो प्रारंभिक बचपन की अवधि होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए, शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण है, इन दिनों परिवार और स्थितियों के अलावा मीडिया बच्चे के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन की बात करेंगे, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहला है शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, थर्ड है मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, चौथा है सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। ठीक है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। जब टीचर अधिगम कराता है तो टीचर भी गतिशील रहता है और बच्चे भी गतिशील रहते हैं, तो ये ऑप्शन सही होगा। जब अधिगम कराते समय अनेक सामग्रियों का उपयोग करना होता है बच्चों को समझाने के लिए, भी सही है। और नवीन अनुभव प्रदान किया जाता है, नए अनुभव प्रदान किया जाता है बच्चों को, ये भी सही है। और चौथा क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित किया जाता है। देखिए, सकारात्मक तो पुनर्बलन दिया ही जाता है, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन नहीं दिया जाता है।
ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, किस स्तर पर बच्चे में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववाद दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें से किस अवस्था के बच्चे में जीववाद का दृष्टिकोण होता है या जीववाद पाया जाता है? सबसे पहले हम समझेंगे जीववाद क्या होता है। जीववाद, जब बच्चे खिलौने से खेलता है तो वो कहता है खिलौने से आगे बढ़ने के लिए, पीछे घूमने के लिए, वो समझता है कि खिलौने में जीवन है एक। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जीववाद। तो ये किस एज के बच्चों के अंतर्गत आता है? तो ये 7 से 11 सॉरी ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों के बीच वर्ष के, तो ये 2 से 7 वर्ष के बच्चों के अंदर ये जीववाद का दृष्टिकोण होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम एज देख लेंगे। संवेदी चालक अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 के बाद तक चलती है। ठीक है, ये पियाजे ने ये दिया हुआ है, ये चारों अवस्थाएं, ये पियाजे की चारों अवस्थाएं हैं। ठीक है, संवेदी चालक को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। ये पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ठीक है, लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोहलबर्गी है। इन्होंने बताया है कि बच्चों में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार आता है। ठीक है, ये कोटेशन पूछता है किसने कहा है, पहले बच्चों में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद विचार आता है उनके अंदर। तो ये लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। लेकिन यहीं पे जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चों के अंदर सबसे पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आती है। ये जीन पियाजे ने बोला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन ए है प्रतियोगिता के द्वारा, दूसरा है साथियों के साथ बातचीत करके, तीसरा है पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, चौथा है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध करके। ठीक है, वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे सामाजिक परिवेश में रहकर सबसे ज़्यादा सीखते हैं और जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो है साथियों के साथ बातचीत करके। तो यही ना, हमारे समाज में बच्चे रहते हैं तो समाज के साथ जब बच्चे घुल मिल जाते हैं तो अधिक सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कक्षा में बच्चे निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, चौथा है केवल निष्क्रियता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है, क्योंकि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, यानी सीख रहे होते हैं, सक्रिय रूप से सीख रहे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? पहला है सजा और असहकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन के बगैर। ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास जो कहता है वो यही कहता है कि जो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो दूसरों के मन में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग की अवस्थाओं की चर्चा कर लेंगे एक बार। कोहलबर्ग की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? प्री मोरल है, मोरल है, पोस्ट मोरल है। इसमें दंड और आज्ञा पालन आता है। बच्चे को दंड के कारण बच्चे में नैतिकता आती है। इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, नैतिकता इसमें नहीं होती है। गुड बॉय और गुड गर्ल होते हैं। बच्चे दूसरों के मन में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। लॉ ऑफ ऑर्डर होता है, कानून को यहाँ पे मानने लगते हैं बच्चे। सोशल कंटेक्ट होता है, यानी कि बच्चे अपने ही हित में केवल सोचते हैं। और यहाँ पे यूनिवर्सल होता है, यानी कि अपना हित ना देखकर दूसरे का हित देखते हैं। ठीक है,
कोहल वर्ग के 3 स्तर हैं, लेवल 3 है, लेकिन चरण इसके स्टेज 6 हैं। ठीक है, 6 स्टेज हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 11th नंबर क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं? स्थानिक होते हैं, प्रकृतिवादी होते हैं, संगीतमय होते हैं, अंतर्वैयक्तिक होते हैं? देखिए, प्रकृतिवादी जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, प्रकृतिवादी बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जिनके अंदर स्थानिक बुद्धि पाई जाती है वो आर्टिस्ट होते हैं, कला वगैरह बनाते हैं। संगीतमय बुद्धि जिनके अंदर पाई जाती है वो सिंगर्स होते हैं, सिंगर इसके अंतर्गत आते हैं। अंतर्वैयक्तिक के अंदर अंतर राजनेता जितने भी होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है इसमें बहुभाषावाद पर जोर दिया गया है, यानी बच्चे एक से अधिक भाषाएं का जब नॉलेज होता है बच्चों का तो अधिक से अधिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की जो बात है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, जेंडर बायस का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार का आकलन तकनीकी और विधियों का उपयोग करना चाहिए। कारण आर है, कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। सही कह रहा है, अभिकथन है, ये कह रहा है कि शिक्षक को बच्चों का आकलन करने के लिए अनेक प्रकार की आकलन की तकनीकी और विधियों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और कारण आर जो कह रहा है वो कह रहा है कोई भी एक मूल्यांकन तकनीकी बच्चे की में कितना विकास हुआ है, ठीक है, उसके विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? कौन सी स्थिति है जो सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? पहला है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं और वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचेंगे। दूसरा है, शिक्षक सीखने को सुधारित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देता है। तीसरा है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। चौथा है, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, सीखने के आकलन के लिए कौन नहीं दर्शाता है, तो इसमें से ऑप्शन थर्ड जो है वो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपने कितना क्वेश्चन सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।